हेलो एवरीवन। एंड आज आपको पता है कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। आज जय हिंद एंड गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम लोग देखिए यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आज का जो दिन है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि आज का दिन हम सब इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ पे ऑब्वियसली रखना भी चाहिए। जो भी मतलब ऐसा है कि आज के दिन आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब थोड़ा-सा एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है पूरे देश में। हालाँकि कोविड के कारण स्कूल्स वगैरह तो बंद पड़ी हैं, लेकिन फिर भी अभी आप देख रहे हो कि यहाँ राजपथ में झंडा फहराया जा रहा है। तो थोड़ा-सा इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ और जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो फिर तो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो 26 जनवरी है, वो 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये देखो, हमारा संविधान जो था, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा कब बन के तैयार हो गया था? आज हम यही पढ़ने वाले हैं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा जो प्रियम्बल था वो तो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर को। लेकिन और 26 नवंबर 1949 को ही ये रेडी हो चुका था, संविधान बन के सारी बैठ के सेट के हो के तैयार हो गया था। लेकिन अब क्या करना था, किसको लागू करना था, तो दिन रखा गया 26 जनवरी का। ऐसा इसलिए हुआ था, उसके पीछे का रीजन था, जब लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 और 30 के बीच का टाइम है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि मैं 29-30 क्यों कह रही हूँ, ये दिसंबर के बीच की टाइम है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या किया गया था, झंडा फहराया गया था 26 जनवरी को। और तभी से ये डिसाइड किया गया था कि अब झंडा जब भी फहराया जाएगा, कब फहराया जाएगा, वो 26 जनवरी को, यानी कि संविधान हमारा बन के लागू हो चुका था। इन्हें मतलब झंडा फहराने का मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग कर दी थी। तो ये अपने आप को ये बता रहे थे, मतलब कि हम भारतीय जो हैं, कि अब हम पूरे तरीके से खुले हो चुके हैं, किसी के पाबंद पे नहीं है। आज प्रियम्बल पढ़ेंगे तो अभी से पूरी बातें आप समझ पाएंगे। तो हम अब खुले हो चुके हैं, ठीक है। तो हम जो अपना मर्जी से अपना शासन बनाएंगे, अपना सब कुछ करेंगे, और इसी आधार पे उन्होंने ये तय किया कि हम 26 नवंबर को ना मना के हम 26 जनवरी को ही अपना संविधान लागू करेंगे, क्योंकि वो एक ऐतिहासिक दिन था। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट बात, एक और बात है जो कि आप सभी लोग मेहरबानी करके नोट कर लेंगे तो बेटर होगा। यहाँ पे जो होता है ना, आप देखते हो कि 26 जनवरी और 15 अगस्त, ये 2 दिन आप मनाते हो राष्ट्रीय दिवस के रूप में। तो इसमें क्या होता है कि 15 अगस्त जो आता है आपका, आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, 14-15 अगस्त की रात को। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो 15 अगस्त का मनाया जाता है दिन, वो लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि जब हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, उस टाइम लाल किले से ध्वजारोहण किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपके देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, राइट। उसके बाद आप आएंगे कि 26 जनवरी में भाई कहाँ पे होता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो जो 26 जनवरी में ध्वजारोहण होता है, वो होता है दिल्ली में, जो आपका इंडिया गेट है, वहाँ पे ध्वजारोहण होता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति महोदय या प्रेसिडेंट के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है। कहाँ पे? राजपथ पे, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। खैर, आज के दिन की बातें हो चुकी है। एंड अगेन, आपको सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश का सम्मान करिए और अपने फ्यूचर बनाने के लिए, हाँ, अभी देख ही रहे हैं आप लोग कि किस तरीके का जो आरआरबी, एनटीपीसी, ये सब का नाटक चल रहा है ना, तो इसलिए पढ़ाई पे फोकस करिए, बेटर है। क्योंकि सिचुएशंस काफ़ी, मतलब आप समझ रहे हो कि क्या होने वाली है। कंपटीशन कितना हाई लेवल का हो रहा है यार। मतलब एनटीपीसी में कट ऑफ गया है 93 से 96 जनरल कैटेगरी का। इतना कौन बंदा पढ़ता है? यानी कि उनको पास करने का इरादा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत आगे जा रहा। हालांकि कुछ क्वालिफाइंग हुए हैं, तो इसलिए हम सबको भी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो ये प्रतिज्ञा बनाइए कि हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, यही हमारी अच्छी राष्ट्रीयता है। वर्तमान समय में आपको कहीं पे युद्ध लड़ने नहीं जाना है, लेकिन हाँ, अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी हो तो बिल्कुल आपको खड़े होना है। और अपने हक मतलब कि अपने सामुदायिक हक के लिए भी लड़नी हो, तो आपको जब चीज़ें पता होंगी तब तो करेंगे। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग को एक बहुत मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका है प्रियम्बल,
ठीक है। प्रियम्बल दैट मीन्स प्रस्तावना, उद्देशिका। तो आपका जो सबसे पहला काम होता है, तो यहाँ पे क्या करना है कि अब ये जो त्योहार है वो आप मना चुके हो, तो ऐसा नहीं है कि आज पूरा बंक मारना है, क्लास प्रॉपर लेनी है, आपको पढ़ाई भी अच्छे तरीके से करनी है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। जितने भी मैं की पॉइंट्स बताऊंगी तो आपको क्या करते जाना है कि अपनी नोट्स में उसे लिखते जाना है, तो आपके लिए बेटर होगा। सो ये मेरा डेली का कहना है। पर जो भी न्यू है मैं उनके लिए कह रही हूँ। अब जो पुराने हैं उनको तो पता ही है कि हमें लिखना ही पड़ता है और लिखना भी चाहिए, क्योंकि रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो आज किस पे बात करेंगे हम? प्रियम्बल। आपको क्या लिखना है कि संविधान की प्रस्तावना, या तो प्रस्तावना को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसे उद्देशिका भी कहते हैं, और ये प्रस्तावना भी है, और इसे प्रियम्बल भी कहते हैं। ये 3 नाम इसके हो चुके। प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है। तो जब भी क्वेश्चन में चाहे प्रियम्बल कहे, प्रस्तावना कहे या उद्देशिका कहे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों एक ही है, राइट। अब आते हैं आगे कि आखिर ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे आपको लिखना नहीं, बस अभी एक कहानी फॉर्मेट में बता रहे हो, जहाँ लिखना होगा मैं बताऊंगी। तो जो ये है ना, संविधान हमारा बना था, लेकिन उससे पहले कुछ अंग्रेजों का ये था कि भाई इंडियंस तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इंडियन में इतना पावर ही कहाँ है कि वो ये सारे काम कर सकते हैं कि जो यहाँ पे अपने लिए वो नियम कानून बना ले। क्योंकि आपको पता है कि हम एक यहाँ पे औपनिवेशिक सत्ता चल रही थी इंडिया पे, और वो क्या कर रहे थे कि रूल रेगुलेशन हमारे यहाँ का वो अपने हाथ पे लिए हुए थे, वही रूल बनाते थे और वही उसको रेगुलेट भी करते थे। ऊपर से हमें बेवकूफ़ समझते थे, हमारे लिए बनाते थे, हमारे फायदे का कुछ भी नहीं होता था, और हमें ही वो पागल समझते थे। और उनका ये कहना था कि इंडियंस फूल है, दैट मीन्स मूर्ख है, उन्हें कुछ नहीं आता है। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि चलो, मतलब कि यहाँ पे कि आप लोग, यदि इंडियंस की मांग हुई कि भाई हम अपना संविधान, जब क्रिप्स मिशन आता है उसे लौटा दिया जाता है, उसके बाद से ये क्रिप्स मिशन भी संविधान बनाने के लिए ही आया था, तो उसे लौटा दिया जाता है। उसके बाद जब आता है कैबिनेट मिशन, भाई वहाँ पे मांग होती है कि हम यदि संविधान बनाएंगे तो अपने से बनाएंगे, हमें तुम्हारा बनाया हुआ नहीं चाहिए। लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने मजाक उड़ा, बोला कि भाई तुम इतने ही होशियार हो तो तुम क्या करो, एक हमें उसे ब्लूप्रिंट बना के दो, उसका थोड़ा सा मतलब खाका तैयार करके दो कि मतलब तुम कैसे बनाओगे। तो यहाँ पे नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया था, उसका पूरा खाका विस्तार पूर्वक तैयार किया गया था कि हम अपने, क्योंकि ऑब्वियस यार हमारे घर में क्या चीज़ें चल रही हमें पता होंगी ना। तुम वहाँ से विदेश से आके हमारे घर में रह रहे हो और तुम हमारे लिए कानून बनाओगे, तुम्हें क्या पता कि हमें क्या चाहिए। तो हम जो हमारे घर वाले समझेंगे कि हमें क्या चाहिए, वो आप बाहर वालों नहीं समझोगे। तो वो ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे बहुत हितैषी हैं, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, तुम्हारे लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। यहाँ पे एक उद्देशिका लिखी गई थी, उसमें पूरा वो ब्लू प्रिंट था, और उसी को बाद में काट छाँट करके उसी को मतलब अच्छे तरीके से बना के बाद में वही प्रस्तावना के रूप में आई, वही उद्देशिका कहलाई थी हमारी, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, ये जो उद्देशिका है, तो क्यों इसको लिखा गया था, यहाँ पे उद्देशिका में है क्या कि जब भी कोई पूछे कि भाई प्रस्तावना के बारे में 2-4 शब्द बोलो, तो आपको ये बताना है कि संविधान के परिचय अथवा सारांश को आप क्या कहोगे, प्रस्तावना कहोगे। ये अंग्रेजी वाली स्लाइड देख के ना, इंग्लिश वाली बिल्कुल आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं इंग्लिश में पढ़ाने वाली हूँ, कतई नहीं। कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको बताए जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि संविधान के जो प्रस्तावना किसे कहोगे आप, संविधान के परिचय अथवा सारांश को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। पूरा संविधान मत पढ़िए, प्रस्तावना में ही सेलेक्टेड वर्ड लिखे हुए हैं और पूरे संविधान का वो सार है। जब भी कभी दिक्कत होती सुप्रीम कोर्ट को भी, तो वो प्रस्तावना पे ही पहले जाता है, उसे देखता है, उसके बाद ही न्याय निर्णय करता है। तो यहाँ पे क्या है, संविधान के परिचय अथवा सारांश को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। और यह है उस सपने को व्यक्त करता है, यानी कि जिसको स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। और यहाँ पे यदि आप देखोगे कि ये संविधान निर्माताओं के उन मनोभाव, दर्शनों एवं आदर्शों को भी व्यक्त करता है, और जिस पर हमारा पूरा संविधान एवं भविष्य की शासन प्रणाली निर्भर है। ये है आपका प्रियम्बल। ये कहीं पे आपको लिखा नहीं मिलेगा, ये मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ। तो ये क्या है, हमारा प्रियम्बल है कि प्रस्तावना रियल में है क्या चीज़। तो ये आपको ये सारी बातें दिखाती है। अब आगे आइए, जो कि आपके नोट करने लायक है।
सबसे पहले यहाँ पे एक केस आता है और जितने भी केस हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आता है N.A. पालकी वाला। ये जब जजमेंट आता है यानी कि ये केस जो आता है यहाँ पे, तो ये कौन थे? प्रस्तावना, जो ये प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ थे और जो ननी पालकी वाले थे, इन्होंने क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि संविधान का परिचय पत्र प्रियम्बल को, प्रस्तावना को या उद्देशिका को। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ कि ये 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड एग्जामिनर उठा के पूछ सकता है, तो आपको ये तीनों वर्ड याद होने चाहिए कि उसी के नाम है। तो जैसे आपका ही नाम होता है घर का, बाहर स्कूल का नाम राहुल हो गया, घर का नाम चिंटू हो गया, दोस्तों ने उसका थोड़ा सा और बिगाड़ के मिंटू सिंटू डिंटू कर दिया। तो इस तरीके के हमारे नाम होते हैं, उसी तरीके से प्रियम्बल का भी नाम है। तो इसको याद रखना है। इसमें जो परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था प्रियम्बल को? तो एन पालकी वाला ने कहा था। पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि N.A. पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब आते हैं आगे। यहाँ पे क्या हुआ था कि ये बात तो हो गई कि उन्होंने कहा, और उसके बाद इसमें हमारे क्या हुआ था? प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो था, क्या हुआ था? संशोधन हुआ था। दैट्स इट। कि यहाँ पे पहली बार, और ये भी एक कई बार क्वेश्चन बना है कि प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुके हैं, तो यहाँ पे अभी तक संशोधन एक ही बार हुए हैं, अब वो भी लेडी सिंघम आपके इंदिरा जी के टाइम पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो संविधान में संशोधन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया। ये कब हुआ था? 1976। और ये कौन से नंबर का था? 42वां अमेंडमेंट था। यहाँ पे क्या किया गया था, ये मैं क्यों बता रही हूँ कि देखो 42वें संविधान संशोधन में तो इंदिरा जी ने आधा, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही उसे कहते हैं, बहुत कुछ चेंज किया था, बहुत कुछ। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लीजिए कि बाप का बेटा छोटा सा जो है, तो वो उस तरीके का हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का मिनी फॉर्म यानी कि छोटा फॉर्म इंदिरा जी ने तैयार कर दिया था। भाई जो हमारे काम का नहीं है उसको बदलो, काम खत्म करो। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। इसमें कुछ वर्ड ऐड किए गए थे और ये वर्ड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि प्रस्तावना का एक एक वर्ड जितना मैं बोलती जाऊंगी चुपचाप छापते जाना है। तो कौन कौन से थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में आपको ये लिखना है ऐसे करके, ठीक है, 1976। और यहाँ पे क्या क्या भाई हुआ? यहाँ पे ये हुआ था, कौन कौन से शब्द ऐड किए गए थे? समाजवादी, समाजवादी के बाद धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता। आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले जब विंटर सेशन चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब उछल रहे थे ये लोग कि समाजवादी शब्द नहीं जोड़ना चाहिए था, समाजवादी शब्द का कोई मैटर ही नहीं बनता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ना चाहिए था, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है। उसके बहुत मतलब कि हर न्यूज़पेपर वाले कवर कर रहे थे, आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। खैर यहाँ पे आपको जो जानने लायक बातें हैं इसमें ये है कि 3 शब्द ऐड किए गए थे। वो था, एक समाजवादी था, एक था धर्मनिरपेक्ष और एक था अखंडता। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। और जैसे मैं पूरा वाक्य बोल रही हूँ, सो कृपया करके उतना नहीं छापना है, सीधे सीधे अभी मैंने लिखा ना 42वां संविधान संशोधन, उसके नीचे से आपको लिख लेना है समाजवादी आपका हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया और आपका हो गया अखंडता। बस ये ऐसे लिखना है। नोट्स 8 नोट्स में बनवा रही हूँ, पूरा आपको इतिहास नहीं लिख देना, दूसरी किताब नहीं छापना। अब आइए आगे, आखिर प्रस्तावना हमारी क्या है? जो हमारी है, जो टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, इसमें क्या बातें कही गई हैं? तो ये जो हमारी प्रियम्बल है ना, बहुत सॉलिड तरीके से गजब की है, बिंदास है। इसी से सारी बातें हमारी क्लियर हो जानी है। और क्वेश्चन भर भर के आते हैं, यूपीएससी से लेके जितने भी अदर एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, एक बार प्रस्तावना पढ़ना तो बनता है, और आज के दिन तो बिल्कुल बनता है। बहुत छोटी सी है और आपकी बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सॉरी, इसमें क्या बताया गया आपका? हिंदी में जिसे भी नहीं, मतलब इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, चुपचाप मेरी बातों को सुने वो गौर से। यहाँ पे बताया गया है कि हम भारत के लोग, आप लिखना चाहें तो मेरे साथ प्लीज लिखते जाएं, या तो आप सर्च कर लेंगे गूगल से, बस सुनते जाएं। प्रस्तावना में बताया गया है हम भारत के लोग, पहली बात कही गई है। कई बार ये क्वेश्चन बना है, स्टेट पीसीएस में भी बन चुका है कि हम भारत के लोग, ये
किस तत्व का हिस्सा है, या संविधान के किस अंग का हिस्सा है, तो उसमें से नीति निर्देशक तत्व दिया रहेगा ऑप्शन में, फंडामेंटल राइट दिया रहेगा ऑप्शन में, और अदर सिटीजनशिप दिया रहेगा, उसमें से एक प्रियम्बल भी दिया रहेगा। तो पहली ही लाइन ये जो है वो किसकी है, प्रस्तावना की है, और इसमें क्या डिनोट करता है कि हम सब भारत के लोग मिलके संविधान का निर्माण कर रहे हैं। पूरे भारत के प्रतिनिधियों का यहाँ पे मतलब जनता, ये जनता को डिनोट करके बात की जा रही है कि हम भारत के लोग, हम मतलब हम सभी भारत के लोग क्या करते हैं। यहाँ पे आगे क्या बताया गया है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बताया गया यहाँ पे कि जो हमारा भारत है उसको एक हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहाँ पे समाजवादी आपका जो आता है सोशलिस्ट, और सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो मतलब क्या हुआ, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे मैं पूरा पढ़ देती हूँ, उसके बाद आपको समझाती हूँ कि क्या बातें बताई गई हैं। तो क्या हुआ, हमारे जस्टिस कितने हमें मिले, यानी कि न्याय कितने मिले हमें, वो हमारे 3 थे, सोशल था, इकोनॉमिक था एंड पॉलिटिकल था, राइट। उसके बाद आपका आता है हमें कुछ स्वतंत्रताएं मिलती हैं, तो न्याय, उसके बाद आएगा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब यहाँ पे जो बताया गया कि हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं, तो अब देखिए इसका मतलब एक एक क्या है। प्लीज ध्यान से समझिएगा एंड नोट करते जाइएगा। एंड आज का होमवर्क है आपका, आप ऐसे ही लिखते रहे होंगे बचपन में HW, ठीक है। तो होमवर्क है आपका कि प्रियम्बल आज आपको रट्टा मारनी है, चाहे किसी भी हालत में रटे, बहुत छोटी सी है, एक शब्द भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसा का लिखा जैसा का तैसा ही आपको आनी चाहिए, इधर का उधर नहीं चलेगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो हमारे यहाँ क्वेश्चन कैसे बनेंगे इनसे, कि भाई प्रस्तावना में कितने तरीके के न्याय दिए गए हैं। या तो बन जाएगा कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले UPSC में पूछा गया था, अदर स्टेट PCS में भी क्वेश्चन बने हैं कि ये जो प्रस्तावना है हमारी ना, यहाँ पे बताया गया कि आर्थिक स्वतंत्रता, पहले 3 तो सही थे कि हमारी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता है, और चौथा ऑप्शन दिया था आर्थिक स्वतंत्रता। तो अब आपको ऑब्वियसली कि क्लियर चीजें होनी चाहिए, तब तो पता चलेगा ना कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय हैं, लिखिए। न्याय जो है, जस्टिस है, वो 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, बस एक फ्लो चार्ट में आपको लिखना है, एक है सामाजिक, एक है आर्थिक और एक है राजनीतिक न्याय, प्रियम्बल में, राइट। उसके बाद आपका आता है कि हमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, तो लिबर्टी जो हमें मिली हुई है वो कितने टाइप्स की है, तो 5 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कौन कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है थॉट, यानी कि हमारा जो विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है और विश्वास है, उपासना, यानी कि इन सारी चीजों की हमें क्या मिली हुई है, स्वतंत्रता मिली हुई, किसकी किसकी, विचार की, अभिव्यक्ति की और आपके धर्म की, विश्वास की और उपासना की, राइट। ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, मतलब संविधान में प्रियम्बल, संविधान सभा में प्रियम्बल कब लागू की गई थी या कब इसे पारित किया गया था, ये दिन था आपका 26 नवंबर 1949 का, 26 डे ऑफ यहाँ पे नवंबर 1949। तो इस दिन क्या किया गया था, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो UPSC वाले हैं, NDA CDS वाले हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सीक्वेंस में आपसे बनेगा क्वेश्चन कि सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
कैसे? अंगीकृत, उसके बाद आता है अधिनियमित, उसके बाद आता है आत्मार्पित। तो इसी को उल्टा पुल्टा करके 4 ऑप्शन मिलेगा। अब आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा राइट है, इसलिए मैंने कहा एक एक वर्ड इधर उधर नहीं करके सीधे सीधे रट्टा मारना है। यहाँ पे क्या होगा? अंगीकृत होगा पहला, अधिनियमित होगा दूसरा, और तीसरा होगा आत्मार्पित। ये प्रस्तावना में कहा गया है। अब आते हैं कि इसके जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के मूल तत्व क्या क्या है। आई होप कि मतलब जितने क्वेश्चन आ सकते थे तो छोटे छोटे लेवल के वो हम कवर कर चुके हैं प्रियम्बल से, इससे ज़्यादा आपसे नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे अब कुछ इसके मूल हैं तत्व जो देख लेते हैं कि इसके मूल एलिमेंट्स क्या क्या हमें देखने को मिलते हैं। ये 4 है, ठीक है। कितने हैं? 4 है, और यानी कि 4 इसके मूल तत्व हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया संविधान के अधिकार स्रोत हो गए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कुछ अधिकार स्रोत है। जैसे कि प्रस्तावना क्या कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो प्रस्तावना ये कहती है कि भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। मतलब पहली लाइन, हम भारत के लोग। तो संविधान के कितने तत्व हैं? 4 है। सॉरी, प्रस्तावना के पहला क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत कौन है? जनता है, कोई और नहीं है, जनता है, हम सभी हैं। देन सेकंड आता है, सेकंड में आपका क्या कहता है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, यानी कि भारत की प्रकृति कैसी है। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, एनसीईआरटी जिसने भी पढ़ी होगी उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि भारत की प्रकृति कैसी है। भाई भारत एक विविधता वाला देश है। तो ये क्या घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो थर्ड आता है आपका संविधान के उद्देश्य। तो संविधान के उद्देश्य, भाई संविधान बनाया क्या लिखा था? हाँ, तो ऐसे तो है नहीं कि हम किताब छाप रहे हैं, आप लोग मर्जी हो तो पढ़ लियो, नहीं मर्जी हो तो ना पढ़ियो, कहा जाता हमारा ये वाला काम नहीं था। यहाँ पे क्या किया गया था, ये संविधान का जो उद्देश्य था ना, तो प्रस्तावना से ही हमें पता चलता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय हमें बात की गई थी। सॉरी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कहा गया था। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने की बात कही गई। यहाँ पे बंधुत्व की बात कही गई। तो ये संविधान का उद्देश्य क्या था इसका? भाई यही उद्देश्य था कि इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य थे। कौन कौन से न्याय? न्याय में अब आपका तीनों पता है न्याय आपको, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में आपको पांचों पता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है कि समता और बंधुत्व की बात की गई, भाईचारे को बढ़ाने की बात की, मेन यही उद्देश्य था। तीसरा, चौथे में क्या आता है कि संविधान लागू होने की तिथि। दैट्स इट। ये हम देख चुके हैं कि संविधान लागू होने की तिथि क्या थी? 26 नवंबर 1949 था। और इसी दिन संविधान को क्या किया गया था? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। सो इसे प्लीज आप लोग कृपया करके ऐसे ही, मैं फिर बोल रही हूँ, रट्टा मारना है जैसे लिखा हुआ है। एक शब्द इधर का उधर हुआ ना, गड़बड़ हो जानी है। अब आते हैं कि इन शब्दों का जो मतलब क्या होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में समझाया गया है। खैर आप कहाँ ढूंढेंगे, यहीं पे आप लोग अच्छे से समझेंगे तो बेटर होगा। यहाँ पे जो कीवर्ड्स इन द प्रियम्बल, इनके कीवर्ड्स जो आपको सॉवरेन बताया गया है, उसके बाद जो हमारा सोशलिस्ट है उसको बताया गया है, तो इनका मतलब क्या है? देखो, संप्रभुता थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगी, पूरा हमारे इतना ज़्यादा मतलब डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, बुक होगी आपके पास, बेशक पढ़िए, बट जितना बताने लायक है मैं बता रही हूँ। यहाँ पे है क्या चीज़, जो सॉवरेन का मतलब है वो ये है कि हम संप्रभु हैं। दैट मीन्स कि अब अभी जो मैंने बताया था, खुला हो चुके हैं हम लोग। अब हम पे किसी का राज्य नहीं है, जैसे कि औपनिवेशिक सत्ता हम पे शासन कर रही थी। रूल रेगुलेशन जितने भी थे वो बना रही थी। रेगुलेट कौन कर रही थी? औपनिवेशिक सत्ता रेगुलेट कर रही थी। मतलब क्या था, मतलब हम लोग उनका देखते रहते थे, भाई ये हमारे लिए कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, अब हम क्या करें। तो अब हम क्या हो चुके हैं, अब हम ये हो चुके हैं कि भैया अपने लिए हम खुद सोच सकते हैं, तुम जाओ जहाँ भी जाना है। हाँ, तो लेकिन अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी क्या किसी की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है कि आपको मेरी जरूरत है? कतई नहीं है।
मेरे को आपकी ज़रूरत है? कतई नहीं है। हमें जो सोचना है, हमें जो करना है, हम कर लेंगे। हम यदि अपने लिए अच्छा भला नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? ज़रूरत हमारी है। तो यहाँ संप्रभु का मतलब ही यही हुआ कि अब आप क्या हो चुके हो? पूरे तरीके से खुला हो चुके हो। है ना? मस्त मौला हो चुके हो। अपना शासन अपने हाथ, और यहाँ पे सारा काम अब आप अपने से कर सकते हो। इसमें ये भी बताया गया है कि इसका आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, किसी के लिए भी, और ना ही किसी अन्य देश का अब ये डोमेनियन है। इसके ऊपर अब कोई और शक्ति नहीं है, और ये अपने मामले चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, हम खुद लेंगे। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जाओ हटो। मतलब बता रहे थे कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। इंडियन तो मतलब ब्लडी फुल, वो झांसी की रानी आपने देखा होगा, वहाँ पे कुछ ऐसे ही बोलते थे। तो इस तरीके का उनका रवैया था। लेकिन बाद में संप्रभुता हमने प्राप्त कर ली, सॉवरेनिटी जो थी वो हमें मिल चुकी थी। संप्रभुता का मतलब आप समझ चुके। अब आता है यहाँ पे कि समाजवादी समाजवादी की आप बात करोगे। समाजवादी का मतलब देखो, उस टाइम पे इंदिरा जी का शासन था। इंदिरा जी और नेहरू जी, ये सब रसिया तो अपना मित्र था, रसिया में समाजवादी शासन चलती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा उनका इफेक्ट बहुत गहरा वाला था, इसीलिए इंदिरा जी ने यहाँ पे ऐड भी किया था। और तो ये कब ऐड किया गया था? जो समाजवादी आता है, समाजवादी ये आपका ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और ये आपका यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में भी ये लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे मतलब कि डीपीएसपी में भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी हमें देखने को मिल जाएगा। किसका? ये समाजवादी का लेके कई सारे उसमें समाज सुधार के लिए बातें कही गई हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यदि सीधी सीधी बात की जाए समाजवादी के बारे में, तो जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर इसके अनुसार कार्य किया। देखो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो संविधान में पहले से बात मेंशन थी, कैसे बताया गया कि ऑलरेडी डीपीएसपी में बात की गई थी, उसी संविधान को हमने प्रियम्बल में ऐड कर दिया गया है कि भाई इस पे भी आप नज़र बनाए रखना, इसको छोड़ना नहीं। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो भारतीय समाजवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। अब ये भी बात बताई गई भाई कि थोड़ा याद रखिएगा कि जो भारत में हमने समाजवादी व्यवस्था अपनाई ना, वो कैसी है? एक लोकतांत्रिक साम्यवादी व्यवस्था है, ना कि यानी समाजवादी व्यवस्था है, ना कि यहाँ पे कौन सी है? साम्यवादी समाजवाद है, यानी कि जिसे राजसी समाजवाद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो देश है वहाँ पे लोकतांत्रिक है, साम्यवादी नहीं है कि राज पे ये बिल्कुल डिपेंड हो, इस तरीके की बात बताई गई। अब आता है सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। सीधा सा मतलब है 25 से 28 आर्टिकल की बात यहाँ पे की ही गई है। आप आर्टिकल पढ़ ही चुके हो कि हम पूरे तरीके से अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, बट उतना ही जितने में किसी और का नुकसान ना हो। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? ये धर्मनिरपेक्ष भी इसी में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में ही। और इसमें बताया गया है कि भाई आप अपने धर्म को मानने के लिए पूरे एकदम से आज़ाद हो। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपने जो भी नियम कानून वही जो बताया ना मैंने कि सारी चीज़ों की आपको खुली छूट मिलने वाली है यहाँ पे। जैसे इसमें बताया भी गया है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, और यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अथवा सर्वोच्च शक्ति कहाँ पे होगी भाई? पावर ऑफ बाय पेपर। यानी कि सर्वोच्च शक्ति जो मिलने वाली है वो किसके हाथ में होगी? पीपल के हाथ में होगी, लोगों के हाथ में होगी। यही लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे शामिल की गई, मतलब इसका सीधा सा फंडा यही था। देन उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपका गणतंत्र। डेमोक्रेट वो जो आता है रिपब्लिक आपका, इसमें क्या है वही है कि यहाँ का जो राज्य प्रमुख है वो वंशानुगत ना होकर राज्य प्रमुख का पद है। गणतंत्र का मतलब आप लोग नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता है। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, ठीक है, तो राष्ट्र प्रमुख लाइक राष्ट्रपति, तो इनका पद वंशानुगत ना होके
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होता है या चुना हुआ होता है। तो सीधा सा मतलब है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, बातों पे गौर किया करिए, शब्दों पे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जनता के द्वारा, ठीक है। कि या तो आपको पता है कि राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट रूप से होता है। यानी कि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि उनका चुनाव करते हैं। तो इसीलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बताया गया है, क्योंकि कहीं पे ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि डायरेक्ट भी चुने जाएं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे वंशानुगत भी नहीं होगा, जैसे ब्रिटेन वगैरह में कि भाई राजा है, राजा के बाद उसका बेटा भाई राजा बनेगा, बाकी कोई बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अभी राजनाथ कोविंद जी हैं, उनके बाद जरूरी नहीं कि उनका बेटा ही यहाँ पे राष्ट्रपति बने, कोई और भी बन सकता। अब आते हैं यहाँ पे न्याय। न्याय तो आप देख चुके हो कितने हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की भी बात कर चुके हैं। समता, यानी कि हमें कहीं भी रोजगार वगैरह की बात करते हैं तो इसमें हमें समता की बात, तो हम लोग इक्वलिटी, हर जगह पे समान बात होनी चाहिए, ठीक है। कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो कोई हमें रोक टोक ना हो। जाति व्यवस्था पे हमें ये आर्टिकल पूरे आपको दिए भी गए, 14 to 18 समता के अधिकार का पूरा यहाँ पे ऐड भी किया गया। उसके बाद आता बंधुत्व, लाइक भाईचारा वाला सिस्टम जो है, तो इसकी बात की गई है। और ये जो वर्डों का खेल था वो खत्म हुआ। हम कल बताएंगे कि प्रियम्बल में जो केसेस थे, यानी कि यहाँ पे जो कुछ मामले आते हैं, इशूज आते हैं, वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आपका वीरूवारी वाला केस है, उसके बाद आता है केशवानंद बनाम भारती वाला केस है। भाई एग्जामिनर ना पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद के पूछता है, इनको सिक्वेंस में मिलाने के लिए ही दे देता कि बताओ आप क्यों, कौन से, मतलब कौन सा पहले आता कौन सा बाद में आता। खैर मिलते हैं फिर।